ये बर्बर जातियां उमैया वंश के शासकों के संपर्क में आते हैं तो उमैया वंश के शासकों ने इस बर्बर जातियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब दबाव बनाना शुरू कर दिया तो सभी बर्बर जातियों के जो समुदाय थे, जो लोग थे, वह इन शासकों के अधीन हो गए और इनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत पर अरबों का आक्रमण। उस क्लास में हमने ये भी बताया था कि जितने विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किए उनका मेन उद्देश्य क्या था। तो जितने विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण किए तो उनके कुछ उद्देश्य थे, जैसे भारत से धन दौलत को लूटना, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और अपने मुस्लिम साम्राज्य सीमा को और विस्तार करना था। इसी उद्देश्य से विदेशियों ने लगातार भारत पे आक्रमण करते गए। तो अरबों का आक्रमण जो मध्यकालीन भारत में शुरू होता है, उसके बाद दूसरा होता है तुर्कों का आक्रमण। या फिर तुर्कों ने आक्रमण किया तो इनका उद्देश्य क्या था। तो कई प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर आज हम लोग इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तुर्क नाम आता है तुर्क। आखिर तुर्क कौन थे, कहां से आए थे, इनका मेन मकसद क्या था, इनका उद्देश्य क्या था। मध्यकालीन भारत में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक अरब मुस्लिम और दूसरा तुर्क मुस्लिम। तो जितने तुर्क थे क्या ये वास्तविक मुसलमान थे या इन्हें जबरदस्ती बनाया गया था। इन सब सवालों के जवाब इस क्लास में हम लोग पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर तुर्क कौन थे, कहां से आए। तो जो चीन है, चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर एक लड़ाकू बर्बर जातियां रहती हैं। चीन के उत्तरी और पश्चिमी जो सीमा थी, इस पे कुछ लड़ाकू बर्बर जातियां रहती थी। कौन सी जाति थी? बर्बर जाति। यही तुर्क। लेकिन उस चीन की सीमा में एक बहुत बड़ा वंश था, उमैया वंश। जब ये बर्बर जातियां उमैया वंश के शासकों के संपर्क में आते हैं तो उमैया वंश के शासकों ने इस बर्बर जातियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब दबाव बनाना शुरू कर दिया तो सभी बर्बर जातियों के जो समुदाय थे, जो लोग थे, वह इन शासकों के अधीन हो गए और इनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। उमैया वंश के ही संपर्क में या नजदीकी कह सकते हैं एक और छोटा सा वंश था जिसे सामान्य वंश कहा गया है।
और यह समानी वंश किस क्षेत्र में था? तो बुखारा क्षेत्र में, यानी कि बुखारा के जो समानी वंश थे, इस समानी वंश का एक शासक का नाम आता है जिसे अब्दुल सलीम कहा गया है। अब्दुल सलीम जो इस वंश का शासक भी था। ये वंश उमैया वंश के अंतर्गत आता था। बुखारा के समानी वंश के जो शासक थे अब्दुल सलीम, इनके राज्य में एक नाम आता है अल्पतगीन का। अल्पतगीन का नाम आता क्योंकि अल्पतगीन इनके राज्य में एक तुर्क दास थे, यानी कि तुर्क सरदार थे। समय धीरे धीरे बढ़ता गया। अब्दुल सलीम ने ये देखा कि नहीं, अल्पतगीन एक प्रकार का योग्य व्यक्ति है। इनकी योग्यता को और इनकी दूरदर्शिता को देखते हुए अब्दुल सलीम ने सन 956 ईस्वी में खुरासान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। जब ये राज्यपाल बन गया अल्पतगीन, तो समय का चक्र धीरे धीरे चलता गया और बीच में एक घटना घट जाती है। घटना ये घटती है कि 961 ईस्वी में अब्दुल सलीम की मृत्यु हो जाती है। और जब अब्दुल सलीम की मृत्यु हो जाती है तो बुखारा के उत्तराधिकार के लिए अब्दुल सलीम के चाचा और अब्दुल सलीम के भाई मंसूर, इन दोनों में एक युद्ध होता है। किसके लिए युद्ध होता है? तो उत्तराधिकार के लिए। अब्दुल सलीम के चाचा और इनके जो भाई थे मंसूर, इन दोनों में युद्ध था उत्तराधिकार के लिए। जब इन दोनों में युद्ध होता है तो जो अल्पतगीन है, यह अब्दुल सलीम के जो चाचा हैं उनका सहयोग करते हैं। लेकिन समय का तख्ता पलट जाता है और उस युद्ध का परिणाम अब्दुल सलीम के भाई मंसूर के हक में चला जाता है। यानी कि बुखारा यानी कि समानी वंश का जो मंसूर था एक शासक बन चुका था। समानी वंश का शासक, सत्ता और शासन मंसूर के हाथ में था। अब मंसूर क्या करता है कि अल्पतगीन को प्रताड़ित करना शुरू करता है, परेशान करना शुरू करता है। क्यों परेशान करते थे? क्योंकि उस युद्ध में इन्होंने अब्दुल सलीम के चाचा की सहायता की थी और मंसूर का विरोध किया था। लेकिन समय का चक्र पलटते ही मंसूर के हाथ में जब सत्ता आती है तो इसने अल्पतगीन को परेशान करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे वहां की परिस्थिति अल्पतगीन के लिए बहुत खराब होती जा रही थी, बहुत बदतर होती जा रही थी। उस परिस्थितियों से अल्पतगीन परेशान हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं और अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान प्रदेश चले जाते हैं। जब ये अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान प्रदेश आते हैं तो अफगान प्रदेश के जो गजनी नगर है वहां पे ये लोग रहने लगे और उसी गजनी प्रांत में एक स्वतंत्र गजनवी वंश का
निर्माण करते हैं, गजनवी वंश। जब ये गजनवी वंश का निर्माण करते हैं तो इसके ये शासक बन जाते हैं। धीरे धीरे समय चलता गया, लेकिन एक दिन अचानक अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है। जब अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र यानी कि अल्पतगीन के पुत्र इसहाक गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन इसहाक ज्यादा दिनों तक गद्दी पर टिक नहीं पाता है। उसके बाद इसका दूसरा उत्तराधिकारी यानी कि अल्पतगीन का एक दास था जिसका नाम था वलक्तगीन। लेकिन बाद में वलक्तगीन की मृत्यु हो जाती है और गजनी साम्राज्य को पिराई अपने कब्जे में कर लेता है। यानी कि अंत में पिराई गजनी साम्राज्य का शासक बन चुका था। गजनी का शासन और सत्ता पिराई के हाथ में आ गया था। अब ध्यान दीजिएगा, जब पिराई के हाथ में आ जाता है तो एक नाम उभर कर आता है, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन पिराई को सत्ता हाथ में ले लिया था, लेकिन यह एक शासक के योग्य नहीं था। यह शासन को चलाने की इसमें जो योग्यता होनी चाहिए, जो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो इसके अंतर्गत नहीं है। बाद में सुबुक्तगीन की एंट्री होती है और जब सुबुक्तगीन की एंट्री होती है तो तुरंत पिराई को गजनी की सत्ता से, गजनी के शासन व्यवस्था से हटा देता है और खुद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठ जाता है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो गजनी का साम्राज्य अच्छी तरह से स्थापित करता है और उसका संचालन भी करता है। ये गद्दी पर कब बैठा था? 977 ईस्वी में बैठा था। लेकिन समय अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये जो सुबुक्तगीन है ये प्रारंभ में अल्पतगीन का गुलाम था, लेकिन जब अल्पतगीन इसकी काबिलियत को यानी कि सुबुक्तगीन की काबिलियत को, इसकी योग्यता को, दूरदर्शिता को जब देखते हैं तो अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन से कर देते हैं। कौन? अल्पतगीन। अल्पतगीन का पहले यह गुलाम थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जब इनसे कर लिया तो ये दामाद भी बन गए। जब अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन को दामाद बना लिया तो सुबुक्तगीन को उन्होंने अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि नवाजा। क्योंकि
क्योंकि सुबुक्तगीन एक ऐसा तुर्क शासक था जो पहली बार भारत पर आक्रमण किया, और यह आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो राजशाही राजवंश के राजा जयपाल के विरुद्ध किया। कितने सन में? 986 ईस्वी में। और जयपाल के जितने राज्य थे उसको यह अपने अधीन कर लिया, क्योंकि जो जयपाल का राज्य था वह कश्मीर से लेकर मुल्तान तक था, और आपके पंजाब से लेकर जलालाबाद होते हुए ये सब राज्य सुबुक्तगीन अपने अधीन कर लिए। बाद में धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। कितने सन में? 997 में। सुबुक्तगीन की मृत्यु जब 997 में हो जाती है तो सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक इस्माइल और दूसरा महमूद गजनवी। इसके दो पुत्र होते हैं, पहला इस्माइल और दूसरा महमूद गजनवी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो कुछ समय गजनी का जो शासन था, जो शासन व्यवस्था थी, वह इस्माइल के हाथ में चली गई। यानी कि गजनी का जो साम्राज्य स्थापित किया या शासक बना वह इस्माइल बना। लेकिन यह बात महमूद गजनवी को नागवार लगा और मोहम्मद गजनवी और इस्माइल दोनों में एक भीषण संग्राम हुआ उत्तराधिकार को लेकर। जब भीषण संग्राम हुआ तो इस संग्राम में जो इस्माइल था वो मारा जाता है और शासन व्यवस्था मोहम्मद गजनवी के हाथ में चला जाता है। कितने सन में? 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठता है, और जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठता है तो शासन व्यवस्था को संचालित करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन इसका उद्देश्य कुछ और था, और इनके पिता सुबुक्तगीन का उद्देश्य कुछ और था। क्योंकि सभी जानते थे कि जो सुबुक्तगीन है एक योग्य शासक, और इसी योग्यता के चलते वो अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया, और शक्ति के साथ साथ अपनी सीमा का भी विस्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन जो महमूद गजनवी था वह भारत पे आक्रमण अपनी सीमा विस्तार के लिए नहीं, बल्कि भारत से धन दौलत को, जो यहाँ की पुरानी धरोहर थी, जो यहाँ की पुरानी धरोहर थी, उसको लूटने का काम इसने करना शुरू कर दिया। बाद में महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक का नाम दिया गया, क्योंकि मूर्तियों को तोड़ने में बड़ा माहिर था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कभी सफल होता, कभी असफल होता, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं लिया। आज के क्लास में हम लोग तुर्कों के बारे में पढ़े हैं, और अगली क्लास में महमूद गजनवी के बारे में जानेंगे कि आखिर महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, क्यों किया, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी कहानी क्या है,
अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए